जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बाय बड़को रेस में। आज हम देखेंगे जो हमें स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है मिट्टी का ना, सोइल हेल्थ कार्ड जो प्राप्त होता है उसमें हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और हम उन जानकारियों का अनुसरण करके अपनी उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ठीक है ना, समझ गए ना क्या बता रहा हूँ मैं। देखिए, जो सोइल हेल्थ कार्ड योजना है या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा चालू की गई थी। ठीक, कौन सी योजना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि किसान अपना मिट्टी का परीक्षण करा के, ठीक, मिट्टी का परीक्षण कराएं और उसके बाद उन्हें एक कार्ड प्राप्त होगा। उस कार्ड के अनुसार खेत में उर्वरक या खाद जो भी वो प्रयोग करना चाहते हैं उनके प्रयोग से वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें सोइल हेल्थ कार्ड प्राप्त होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है हमें। ठीक, और यही इस योजना का उद्देश्य था कि हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक सीमित उर्वरकों को लगाकर या जिन उर्वरकों की हमें आवश्यकता है उन्हीं उर्वरकों का प्रयोग करके हम अपनी उपज को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, उपज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें किन किन उर्वरकों को खेत में लगाने की आवश्यकता है और किन उर्वरकों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हमें जानकारी मिलती है सोइल हेल्थ कार्ड में। ठीक, अब ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है? तो इसके लिए हमें करना होता है अपनी मिट्टी का पहले नमूना लेना होता है। नमूना कैसे लेते हैं उसकी हमने एक वीडियो बनाई हुई थी इसके ऊपर कि आप अपनी मिट्टी का नमूना लीजिए। नमूना लेने के बाद उसको आप आपके जो ब्लॉक कार्यालय होते हैं वहाँ पर या प्रयोगशाला है ना, मिट्टी की प्रयोगशाला भी अलग अलग तहसील वाइज खुल चुकी हैं, उन पर भी आप आपकी मिट्टी को पहुँचा कर वहाँ पर ये आपका कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कार्ड कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, कार्ड में पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको आपका नाम, जो भी आपका नाम होगा वो आपको नाम मिलेगा इसमें आपको देखने को। ठीक, नाम के बाद जो भी इस कार्ड की संख्या होगी वो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। और ये कार्ड कब तक आपका वैध है? लगभग ये कार्ड 2 से 3 साल के लिए, 2 साल के लिए वैध होता है, 2 साल के लिए। ठीक है, अच्छा आप 21 में जाँच कराओगे, 21 से लेकर 2023 तक या 23 में चेक कराओगे तो 2026 तक ये कार्ड आपका जो है वो वैध रहता है। ठीक है, देखिए ये कार्ड का पहला पेज रहेगा। सेकंड पेज पे आपको मिलेगा ये, उसके साथ दूसरा पेज रहेगा, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कार्ड में, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपका जो भी गांव, ग्राम, पता, तहसील, वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जिले का नाम मिलेगा, उसके बाद में आपका पिन कोड मिलेगा, आधार कार्ड आपने दिया होगा उस नमूने के साथ में आधार कार्ड मिलेगा, और आपने यदि मोबाइल नंबर दिया तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे फिर आपके नमूने की संख्या कितनी थी, नमूना किस तिथि को लिया गया है, कब आपने नमूना, उसमें आप डेट लिख के डालते हो ना अपने नमूने की। ठीक, अब उसके आप वीडियो देखिएगा नमूना एकत्र करने की विधि, वो भी है यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं आप। सर्वे संख्या क्या थी, आपके खेत का खसरा नंबर कितना है, खेत का नाम खसरा नंबर रहता है वो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है आपके खेत का, कितने हेक्टेयर खेत है, कितने हेक्टेयर भूमि है वो मिलेगी। और आपकी भूमि सिंचित है या असिंचित है, सिंचित है तो वो किस माध्यम से है, और आपकी प्रयोगशाला है वो कहाँ से ये कार्ड आपको इशू हुआ है वो आपको जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक, उसके बाद आपको कार्ड में मिलेगा आगे जाके कार्ड के नीचे ही कि आपकी मिट्टी का कितना पीएच है, ठीक, कितना ईसी है, कितना जैविक ऑर्गेनिक है उसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे देखिए, इस साइड कार्ड किस तरफ दिया होता है, यदि आपकी मिट्टी अम्लीय है, ठीक, तो उसका पीएच मान 7 से नीचे रहेगा। ठीक, और यदि उदासीन है तो मिट्टी का पीएच मान 7 रहेगा, और क्षारीय है तो वो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, अम्लीय 7 से कम, उदासीन है तो 7 है, और क्षारीय है तो वो 7 से अधिक आपको यहाँ पे उसका पीएच आपको मिलेगा। 7 हो गया तो 7 है तो वो
अम्लीय उदासीन हो जाएगी। इस प्रकार से आगे मिलेगा EC, विद्युत चालकता कितनी है, ठीक है। विद्युत चालकता के लिए यदि सामान्य है तो 1 से कम रहेगी, मध्यम है, उसके बाद वो 1 से 3 है तो मध्यम रहेगी, अगर उससे ऊपर है या हानिकारक जो है वो 3 से अधिक में वो आपकी फसल के लिए वो हानिकारक हो जाएगी विद्युत चालकता। उसके बाद मिलेगा आपको OC, जैविक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा यदि वो 0.5 है तो वो निम्न रहेगी, ठीक। इससे ऊपर 0.5 से लेके 0.75 तक रहती है तो मध्यम हो जाएगी, 0.7 से ऊपर है तो वो अधिक की आपकी यहाँ पे जैविक मात्रा दी रहती है। उसके बाद में नाइट्रोजन कितनी रहेगी, ठीक, कि आपकी भूमि में भी कितनी नाइट्रोजन है वो उसका निर्धारण यहाँ पे होगा। यदि निम्न है तो 280 से कम है, मध्यम है तो 280 से 560 के बीच में है, और उच्च है तो फिर वो 560 से अधिक में आपकी वो पहुंच जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फास्फोरस के लिए, यदि निम्न है तो 10 से कम रहेगा, मध्यम 10 से 25 रहेगा, और उच्च में फिर वो 25 से अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार पोटास के लिए भी दी हुई है मात्रा, यदि निम्न है तो 120 से कम हो जाएगा, मध्यम है तो 121 से 280 के बीच में रहेगा, और उच्च है तो 280 से वो अधिक की आपकी मात्रा यहाँ पे सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ऐसे 2 है, हो सकता है 0.6 हो सकता है यहाँ पे 280 के समथिंग, ये 12, ठीक है, और ये 120 है तो 160 के समथिंग, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पूरा कार्ड आपको भरा हुआ मिलेगा। आगे चलते हैं, ये कार्ड का दूसरा पेज रहेगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो तत्व आगे के जो रहते हैं, ठीक। अभी हमने कितने देखे थे, 6 देख लिए थे। उसके बाद वाले कि सल्फर कितना है, सल्फर के लिए यदि वो कम है, सल्फर आपको लगाने की आवश्यकता वो भी कम है तो उसके लिए रहेगा वो 10 से कम, तो आपका कम है। मध्यम है या पर्याप्त है उसके लिए वो रहेगा 10 से अधिक, फिर आपको सल्फर लगाने की आवश्यकता आपके खेत में अलग से उर्वरक नहीं पड़ेगी। उसी के बाद जिंक की बात करें तो जिंक रहेगा 0.6 से, तो वो कम रहेगा। इससे यदि ऊपर होता है तो वो पर्याप्त की श्रेणी में आ जाएगा। आप उसके अलावा अलग से जिंक डालने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक। आगे देखें, आयरन, आयरन के लिए यदि वो 4.5 से लेकर से कम है तो वो कम रहेगा। उससे यदि ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपकी मिट्टी जो भी होगा तो फिर वो उसके लिए पर्याप्त माना जाएगा। मैग्नीज के लिए यदि वो 2 से कम है तो वो कम की श्रेणी में आएगा, और पर्याप्त के लिए 2 से अधिक में वो आपको अलग से मैनी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद कॉपर की बात कर लें तो कॉपर भी 0.2 से अधिक कम है तो वो कम की श्रेणी में आता है, और 0.2 से अधिक है तो फिर आपको पर्याप्त आपकी मिट्टी में आपको वो भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद बोरॉन की बात कर लें तो बोरॉन भी 0.5 से अधिक कम रहता है तो आपको मिट्टी में उसकी कमी रहेगी, उससे अधिक मात्रा रहेगी 0.5 से, तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चार्ट मिलेगा कार्ड में ही, ठीक, कि आपको जैविक खाद लगाना है या नहीं लगाना, तो लगभग सभी कार्डों में आपको ये 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जैविक खाद का प्रयोग भी करना पड़ेगा या करना ही होगा, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रहती है, अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये सब आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंतिम पेज पर आपको यहाँ पे जो आप अनुसरण करेंगे, आप जो भी फसल लगाने के लिए आप रिकमेंड करेंगे आपके नमूने लेते समय, उसमें आपको लिख कर देना पड़ता है कि हमने अगले वर्ष कौन सी फसल लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, मूंग लगा रहे हैं, ये चने लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उर्वरक की मात्रा कितना यूरिया डालना है, कितना SSP डालना है, कितना MOP डालना है, वो सब आपको जानकारी यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो आप आपकी मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं और सोइल हेल्थ कार्ड जो निःशुल्क बनता है वो प्राप्त करें और अपनी उपज को भी बढ़ाएं, ठीक है ना। इससे आपको पता है फायदा क्या मिलेगा, इससे आपको जो उर्वरक खरीदते हैं ना, DAP, यूरिया, ठीक, पोटाश, सल्फर, जिंक, उनका चयन जो करना होगा ना, भाई जितना हमें आवश्यकता होगी उतने हम खरीदेंगे। उसके अलावा हमें इससे हमारा पैसा भी बचेगा, लागत कम होगी। जितना हमें भूमि डालने की आवश्यकता होगी उतने हम डालेंगे, बाकी क्यों व्यर्थ में खरीदेंगे ना। तो ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर, ठीक। धन्यवाद।